स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, जीआईसी, जीडीसी, बीपीएससी, केबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है। आपको ये बताना है कि हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है। ए करें रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य शुक्ल जी को माना गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। कह रहा असंगत कथन का चयन करें। तो आपको इसमें से जो असंगत है उसका चयन करना है। ए कह रहे तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। बी करे हिंदी में अध्याप की आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। सी करे कि शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण मार्क्सवादी समीक्षक हैं। और डी करे कि हिंदी का प्रथम शोध पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से किया। तो आपको ये बताना है सवाल नंबर दूसरे कि इसमें से असंगत कौन जान पड़ रहा है। तो इसमें जो असंगत है वो विकल्प सी जो है वो असंगत है। ये महत्वपूर्ण मार्क्सवादी जो है समीक्षक नहीं है। बाकी ए और बी और डी ये तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। कह रहा है असत्य कथन का चयन करिए। तो आपको तीसरे में असत्य कथन का चयन करना है। ए कह रहा है कजरी वन में राजहंस कुबेर नाथ राय का रिपोर्टार शैली में लिखा गया निबंध है। बी कह रहा है कि ललित निबंध को रमेश चंद्र शाह ने आत्मनिबंध कहा। सी कह रहा है कि दिनकर को बट पीपल निबंध के लिए 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और डी कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र की निबंधात्मक किताब आस्था के चरण में 101 निबंध संकलित हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसमें जो असत्य है वो विकल्प सी जो है वो असत्य है। दिनकर को बट पीपल के लिए नहीं बल्कि उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा कह रहा है कि अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं। तो आपको ये बताना है कि पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। ए करे भाव या मनोभाव, बी करे करुणा, सी श्रद्धा भक्ति और डी उत्साह। तो आपको ये बताना है कि यह किस निबंध से उद्धृत हैं। तो यह भाव या मनोभाव से ली गई है। विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं पांचवें नंबर सवाल में। करें इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पांचवें में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहा है साहित्य नवनीत प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह है। बी कह रहा है कि साहित्य नामक आचार्य शुक्ल का निबंध सर्वप्रथम आनंद पत्रिका में जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सी कह रहा है कि अज्ञेय के निबंध त्रिशंकु का प्रकाशन 1945 ईस्वी में है। और डी कह रहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने कलराज की सभा को पहला निबंध माना है। तो आपको इसमें से जो सत्य कथन है उसका चुनाव करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है वो विकल्प सी सही सत्य है। बाकी सभी जो है इसमें असत्य कथन है। अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। सवाल नंबर छठवां क्या कह रहा है। सवाल नंबर छठवां ये कह रहा है कि निम्न में से निबंध विधा नहीं है। पहला कालिदास की निरंकुश था। दूसरा कविता कवि और कविता। तीसरा कालिदास के समय का भारत। और चौथा चली सो चले। अब ए कह रहा है कि एक और दो नहीं है। बी कह रहा है केवल एक नहीं है। सी कह रहा है तीन और चार नहीं है। और डी कह रहा है कि दो और तीन नहीं है। तो आपको इस बताना है कि कौन सा जो है इसमें निबंध विधा की रचना जो है वो नहीं है। तो इसमें केवल एक जो है वो निबंध विधा की रचना नहीं है। अर्थात कालिदास की निरंकुशता जो है ये आलोचनात्मक रचना है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। तो आपको बताना है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन कौन सा है। पहला करे आओ बैठ ले कुछ देर। दूसरा करे कि सदाचार का ताबीज। तीसरा करे तुलसीदास चंदन घिसे। और चौथा करे कि आवारा भीड़ के खतरे। अब ए कह रहा है कि एक तीन और चार सही है। बी कह रहा है कि एक और दो सही है। सी कह रहा है दो तीन और चार सही है। और डी कह रहा है एक तीन और चार सही है। तो आप बताना कौन सा विकल्प सही है जिसमें सभी जो है वो परसाई जी के निबंध संग्रह है। तो इसका विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। दो तीन और चार जो है इनके निबंध संग्रह है। पहला इनका नहीं है, वो श्रीलाल शुक्ल का है। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सातवें का।
अब आते हैं सवाल नंबर 8वें में। कह रहे हैं कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? ए कह रहा है प्रकृति वर्णन, बी कह रहा है संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, सी आचार्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, और डी कह रहा है कि सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो आपको 8वें का उत्तर ये देना है कि जो नामवर सिंह की रचना संस्कृति और सौंदर्य है, उस निबंध में हजारी प्रसाद के द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या इन्होंने माना है? तो इन्होंने माना है विकल्प सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, अर्थात विकल्प सी जो है सही हो जाएगा 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9। 9 में कह रहा है कि वैदिक सूत्रों की गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो आपको बताना है कि ये विचार जो विद्यानिवास मिश्र का है, उसकी किस निबंध संग्रह की भूमिका में है? ए देश धर्म और साहित्य, बी पीपल के बहाने, सी चितवन की छांव, और डी सीरीज की याद आई। तो आपको 9वें का उत्तर जो है वो देना है। तो 9वें का उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, चितवन की छांव। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहे कि पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का। यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? तो आपको 10वें में बताना है कि यह किस नाटक से लिया गया है। ए चंद्रगुप्त, बी महाभोज, सी अंधायुग, और डी आषाढ़ का एक दिन। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है। तो 10वें का उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, अंधायुग से लिया गया है। अब आते हैं 11 नंबर सवाल में। 11 में कह रहे कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे नाटक से लिया गया यह कथन कौन से पात्र का है? तो आपको ये बताना है कि आधे अधूरे नाटक से लिया गया यह कथन जो है वो किस पात्र के द्वारा कहा गया है? ए स्त्री, बी बड़ी लड़की, सी एक पुरुष, और डी अशोक। तो ये कथन जो है ये बड़ी लड़की का है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 11 नंबर सवाल का। अब आते हैं 12 नंबर सवाल में। कह रहे कि अगर हमारी पूरी आसपास की जिंदगी इस मध्यवर्गीय प्रवृत्ति को लिए हुए है, तो मैं नहीं समझता कि हम इससे हटकर कुछ और भी लिख सकते हैं। यह कथन कौन से नाटककार का है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस नाटककार का है। ए मोहन राकेश, बी भीष्म साहनी, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और डी सुरेंद्र वर्मा। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है कौन से नाटककार का है। तो यह कथन जो है वो मोहन राकेश का है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 में कह रहा है कि निर्णय के क्षण में विवेक या मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। यह कथन अंधा युग में कौन से पात्र ने कहा है? तो आपको बताना है कि अंधा युग में यह कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ए कृष्ण, बी गांधारी, सी संजय, और डी विदुर। तो अगर देखा जाए तो ये कथन जो है वो गांधारी के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। यह कथन किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए विदुर, बी वृद्धयाचक, सी संजय, और डी युत्सु। तो आपको 14 में बताना है कि कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ये अंधा युग से लिया गया है, तो यह वृद्धयाचक के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाए बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। यह कथन जो है प्रसाद के कौन से नाटक की भूमिका में कहा गया है? तो आपको ये बताना है कि प्रसाद की किस नाटक की भूमिका से लिया गया है। ए राजश्री, बी विशाख, सी चंद्रगुप्त, और डी स्कंदगुप्त। तो 15 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कि ये किस नाटक की भूमिका से है। तो ये जो है विशाख की भूमिका से है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि नाटक संबंधी आलोचना ग्रंथ तीसरे पाठ का सही प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपका सही प्रकाशन वर्ष बताना है तीसरा पाठ आलोचनात्मक ग्रंथ का। ए 1964, बी 1987, सी 1998 और डी 2004। तो आपको बताना है कि तीसरा पाठ का सही प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका है 1998। विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 16 नंबर सवाल का। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। कह रहा है कि साधारणीकरण के प्रभाव को निज मोह संकट निवारणकारी किस आचार्य ने कहा है? तो आपको बताना है कि साधारणीकरण के प्रभाव को निज मोह संकट निवारणकारी किस आचार्य ने कहा है? भट्ट लोलट, श्री शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो 17 का उत्तर बताना है कि किसने कहा है? तो ये कहा है भट्ट नायक ने। विकल्प सी जो है वो सवाल नंबर 17 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं कि सहृदय को साधारणीकरण से एक विशिष्ट प्रकार की मानसी एवं साक्षात रत्मिका प्रतीति होती है, जिससे काव्य की देश काल आदि विशिष्टताएं और सहृदय के लौकिक बंधन नष्ट हो जाते हैं। यह मत किसका है? ए कह रहा है भट्टलोलट, बी कह रहा है श्री शंकुक, सी भट्टनायक और डी कह रहा है अभिनव गुप्त। तो 18 का उत्तर बताना है कि यह मत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह मत अभिनव गुप्त का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादम्य हो जाता है और वह इस प्रकार देव महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्य अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। यह मान्यता किस आचार्य की है? तो आपको बताना है कि यह मान्यता किस आचार्य की है? ए भट्टनायक, बी अभिनव गुप्त, सी विश्वनाथ और डी जगन्नाथ। तो 19 का उत्तर आपको बताना है कि मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता विश्वनाथ की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि कालरीज के द्वारा प्रतिस्थापित गौण कल्पना को कहते हैं। 20 में कह रहा है कि कालरीज के द्वारा प्रतिस्थापित गौण कल्पना को कहते हैं। ए कह रहा है रूपात्मक कल्पना, बी कह रहा है सृजनात्मक कल्पना, सी कह रहा है कि रसात्मक कल्पना और डी कह रहा है कि काव्यात्मक कल्पना। तो कॉलेज के द्वारा जो प्रतिस्थापित गौण कल्पना है उसे हम काव्यात्मक कल्पना कहते हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा है कि यह कथन किसका है? जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए वर्ड्सवर्थ, बी इलियट, सी लोनजाइनस और डी कह रहा है कॉलरेज के द्वारा। तो 21 में आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कॉलरेज का कथन है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूर प्राण मुरी, त्यों तो धसे जात मन मुकुर हमारे में। आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित ये पंक्तियों के कवि कौन हैं? ए कह रहा है नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न और डी कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 22 में आपको बताना है कि यह जो है वो किस कवि के द्वारा लिखित है? तो यह जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखित है। विकल्प डी जो इसका उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 23 नंबर सवाल में। कह रहा है आह मेरा श्वास है उदप्त, आह धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अब सप्त तुम कहाँ हो नारी। आपको बताना है कि पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई हैं? ए करे द्वितीय के प्रति, बी करे सावन में, सी करे कांगड़ी की छोरियां और डी करे चंद्रकांत सिला। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किस कविता से ली गई हैं? तो यह सावन मेघ से ली गई है। अगे इसके लेखक हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपको 24 में बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए केदारनाथ सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी गिरिजा कुमार माथुर और डी विजय देव नारायण शाही। तो 24 में आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? तो 25 में आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? ए मुक्तिबोध, बी नामवर सिंह, सी मलयच और डी प्रभाकर माचवे। तो शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि जो है वो मुक्तिबोध ने कहा है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।